आज अगले आधे घंटे बात होगी एक और मेडिकल नेग्लिजेंस की। एक बार फिर भारी मेडिकल लापरवाही का राजस्थान में मामला सामने आया है जिसने 5 की जान ले ली है। आप बांदीकुई के सचिन शर्मा को नहीं भूले होंगे, जिसे प्रदेश के सबसे बड़े हॉस्पिटल एसएमएस में गलत ब्लड चढ़ाने से जान गंवानी पड़ी थी। अब नीमका थाना में सीता ब्लड बैंक में बेचे जा रहे संक्रमित ब्लड ने गर्भवतियों, गर्भस्थ शिशुओं और एक बुजुर्ग महिला की मौत कर दी है। ऐसे मामले सामने आए हैं और आए दिन जान लीलती मेडिकल लापरवाहियों के मामले आपको देखने और सुनने को मिलते रहते हैं। सरकारें कठोर कार्रवाई का दावा करती हैं, पीड़ितों मृतकों को मुआवजे के ऐलान होते हैं, लेकिन महीने और साल गुजरते गुजरते आलम रहता है ढाक के 3 पात। अब नीमका थाना में संक्रमित खून चढ़ाकर मौत के इन झकझोर देने वाले ये मामले भले नए हों सुनने में, लेकिन स्वास्थ्य महकमे का रवैया इन पर वही पुराना दिखाई दे रहा है। लेकिन हर एक जान की कीमत होती है और इसकी अनदेखी ना करना हमारी जिम्मेदारी है। लिहाजा इस प्रोग्राम के जरिए स्वास्थ्य विभाग सरकार से कड़े सवाल होंगे और कोशिश करेंगे कि पीड़ितों को इस प्रोग्राम के जरिए कुछ मदद मिले और इस पर उनकी समस्या जो है और जो उन्हें जिससे गुजरना पड़ा है उसका समाधान मिले और बाकी लोग भी ताकि इसका शिकार ना हो ऐसी मेडिकल नेग्लिजेंस का। पहले आपको ग्राफिक्स के जरिए भी समझाने की कोशिश करेंगे कि क्या पूरा मामला है और किस तरह से पहले भी मामले सामने आते रहे। आपको बताएं, इस मामले से पहले भी मेडिकल लापरवाही हुई थी, सचिन शर्मा की जान गई थी, जिस पर अब तक जिम्मेदारों पर कड़े कार्रवाई का इंतजार है। फरवरी का महीना था, बांदीकुई के सचिन शर्मा को गलत ब्लड चढ़ाया गया था, इससे उसकी जान चली गई थी। परिवार में सचिन इकलौता कमाने वाला था जिसकी इसी खामी के चलते, इसी मेडिकल नेग्लिजेंस के चलते जान गई। और अब जो मेडिकल नेग्लिजेंस का मामला सामने आया नीमका थाना में, वो है सीता ब्लड बैंक सेंटर का, जहां पर संक्रमित खून बेचा जा रहा था और एक के बाद एक 5 लोगों की जान इसमें चली गई है। और आपको बताएं कि 22 लोगों को बताया जा रहा है कि संक्रमित ब्लड चढ़ाया गया है। उन पर अब नज़र है स्वास्थ्य विभाग की। 40 यूनिट संक्रमित ब्लड सप्लाई हुआ है। तो जानलेवा संक्रमित मेडिकल सिस्टम है, एक के बाद एक गंभीर लापरवाहियां सामने आ रही हैं राजस्थान में। इसको लेकर हम चर्चा करेंगे। एक विशेष पैनल हमारे साथ मौजूद होगा। आप भी हमारे साथ इस प्रोग्राम में जुड़ सकते हैं। आप नीचे लिखे नंबर पर आप हमें कॉल कर अपनी राय रख सकते हैं, 8178999201। तो जानलेवा खून पर बात होगी आज, किस तरह से संक्रमित सिस्टम की जो हालत है उसके चलते लोगों को जान गंवानी पड़ रही है। तो 3 खास मेहमान हमारे साथ हम कोशिश कर रहे हैं जल्द जुड़ेंगे। तो कृष्ण कुमार जानू बीजेपी के स्पोक्स पर्सन होंगे, डॉक्टर राजेश सहारण स्वास्थ्य मामलों के जानकार और राजीव अरोड़ा सोशल एक्टिविस्ट हमारे साथ मौजूद होंगे। तो ये अब देख लीजिए, जानलेवा संक्रमित मेडिकल सिस्टम, एक के बाद एक लापरवाहियां सामने आ रही हैं और नीमका थाना में जो 5 लोगों की जान गई है वो एक नया, इसमें कह सकते हैं कि एड ऑन है, लेकिन स्वास्थ्य महकमे पर कोई जू नहीं रेंगती जिस तरह से कहा जाए, उसको लेकर अब सवाल हैं। अब कृष्ण कुमार जानू, आपसे मेरा सवाल होगा, इस देश में हर साल करीब 1.5 करोड़ ब्लड की यूनिट की ज़रूरत पड़ती है, खुद सरकार का आंकड़ा, और कहा जा रहा है कि इसे और बढ़ाए जाने की ज़रूरत है। लेकिन नीमका थाना जैसे जब हादसे होते हैं या सचिन शर्मा जैसे हादसे होते हैं तो हर किसी ब्लड खरीदने वाले अपने परिवारजन को ब्लड चढ़ाने के लिए 100 बार सोचना पड़ेगा। कैसे किसी जगह इतनी बड़ी संख्या में आराम से संक्रमित ब्लड की सप्लाई हो रही है, जो हज़ारों लोगों को रोज़ ब्लड चाहिए होता है, कैसे इंश्योर होंगे? नीमका थाना निश्चित रूप से, और सचिन शर्मा का मामला अभी भूले नहीं है लोग, आप भी नहीं भूले होंगे। मुआवजे से काम चला दिया लेकिन अभी तक कड़ी कार्रवाई का इंतजार है और यही कमोबेश अब नीमका थाना में है। पर्दा डालने की कोशिशें हो रही हैं, ब्लड बैंक को सीज कर दिया काफी है। मनीष जी, इस विषय में आपने ये जो चर्चा की और इस सारे विषय पे सवाल उठाए, ये जिंदगी से खेल खेलना हो गया है। चिकित्सा जो सेवा का प्रोफेशन था वो व्यवसाय बन गया है और सरकार कुछ भी करे लेकिन सरकारी तंत्र में शामिल जो लवाजमा है उसकी लापरवाहियों की ये परिणति है। जिम्मेदार अधिकारी जो हैं
वो अपने दायित्व का निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं। और यही कारण है कि जनप्रतिनिधि विधानसभा में सवाल उठाते हैं तो जवाब नहीं मिलता है, और चिकित्सा विभाग में जिनको जिस विषयों की इंस्पेक्शन समय रहते करनी चाहिए, वो इतनी लापरवाही की आदत विगत 5 साल में पड़ी थी, वो विरासत हम आज भी भुगत रहे हैं। लापरवाही को ठीक करने के लिए जितना समय सरकार को मिलता है संज्ञान लेने का, उसमें आचार संहिता बाधक है। जून के बाद निश्चित रूप से 4 जून की तिथि के बाद सरकार और हमारे जनप्रतिनिधि जो चुनकर आए वो संजीदगी से काम करेंगे तो इस प्रकार की लापरवाहियों की पुनरावृत्ति नहीं हो, और जो जिम्मेदार हैं उन पर दंडात्मक कार्रवाई हो, दायित्व है उनका फिक्स किया जाए, जवाबदेही निश्चित की जाए, इस दिशा में सरकार काम करेगी। जी नहीं, लेकिन क्या आचार संहिता कोई बाधक होती है मॉनिटरिंग पर? यह बड़ी समझ से परे है। राजीव अरोड़ा हमारे साथ मौजूद है, तमाम ऐसे जन सरोकारों के मामलों पर वो काम करते रहे। राजीव जी, कृष्ण कुमार जानू का कहना है कि आचार संहिता आड़े आ रही है, अभी सरकार नहीं बनेगी, हम कार्रवाई करेंगे। अब सरकार तो केंद्र में बनेगी, वहां तो सरकार बने हुए अब करीब 6 महीने से ज्यादा वक्त हो गया है। आपको क्या लगता है, भले अब जिम्मेदार तलाशे जाएं, सचिन शर्मा का बहुत बड़ा मामला सामने आया था सरकार बनते ही फरवरी में, अब ये जो नीम का थाना का मामला है, खुद स्वास्थ्य महकमा कटघरे में है, लचर मॉनिटरिंग से ऐसे हादसे होते हैं, आपका क्या मानना है? इतना गंभीर और चिंताजनक विषय है, और ये झकझोर देने वाला विषय है, जिसमें आम व्यक्ति घबरा जाता है कि जहाँ पे जिनको भगवान मानते हैं उन डॉक्टरों के पास जाते हैं, उस नर्सिंग होम में जाते हैं, इलाज के लिए जाते हैं। इसका राजनीतिकरण बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मैं जानू जी से भी निवेदन करूंगा, किसी ने उन पर आरोप लगाया नहीं था, पिछली सरकार को कोसने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पिछले 30 साल में 3 बार बीजेपी की सरकार रही है, 3 बार कांग्रेस की सरकार रही है। तो ये हम किसी भी कोई भी दल की सरकार हो, जो भी जना गलती करता है उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, गंभीर कार्रवाई होनी चाहिए, उसको फर्स्ट प्रायोरिटी पे लिया जाना चाहिए। स्वास्थ्य एक बहुत बड़ी प्राथमिकता है, और राजस्थान के अंदर ऐसा माहौल बना है कि हर कोई जना सोचता है कि यहाँ पे अच्छी इलाज की सुविधा होगी। लोग बाहर से इलाज करने आते हैं, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश जो पड़ोसी राज्य हैं वहां से भी लोग इलाज कराने के लिए आते हैं। इस तरीके से मैं कुछ दिनों पूर्व भी एक जैन सोशल ग्रुप का ब्लड बैंक चलता है, पिछले 18 वर्ष से मैं उसमें जा रहा हूँ। हम हमेशा 4-5 हजार यूनिट उसके अंदर डोनेट करते हैं। तो सबके लिए चिंता का विषय है, जो लोग ब्लड डोनेशन करने जाते हैं उनके लिए भी ये डीमोटिवेटिंग फैक्टर है कि मैं तो ब्लड देता हूँ किसी की जान बचाने के लिए जी, और उसकी जगह ब्लड मिल रहा है, संक्रमित ब्लड मिल रहा है। सचिन शर्मा की मौत हो चुकी है, 5 केस अभी आ गए नीम का थाना सीकर से। तो ये तो बहुत चिंता का विषय है। इसके ऊपर तो तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए, सोचने की आवश्यकता ही नहीं है। इसके ऊपर तो कोई भी सरकार, स्वास्थ्य मंत्री जी जो कि मेरे मित्र भी हैं, मैं बताना चाहता हूँ, गजेंद्र सिंह खीवसर, उनको तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। एक इसके ऊपर दल बनाना चाहिए, पता करना चाहिए, और एक इस घटना की पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए क्या हो सकता है वो देखना जरूरी है। इस सैंपल्स की जांच होती है, क्या सही ब्लड ग्रुप चढ़ रहा है, क्या संक्रमित खून आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कुछ दिनों पहले मेरे एक बहुत मशहूर डॉक्टर से बातचीत हो रही थी, वो बता रहे हैं कि इस देश में हेपेटाइटिस के जो ज्यादातर केस हैं उनके पीछे एक कारण है कि जिंदगी में कभी ना कभी जब भी उनको ब्लड चढ़ा, आज नहीं, आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले, 20 साल पहले, वो ब्लड की वजह से ही उनके शरीर में हेपेटाइटिस पहुंचा। तो ये कितना बड़ा गंभीर मामला है, उससे पूरा परिवार संक्रमित हो सकता है। तो हमको इसके ऊपर निश्चित रूप से बिना राजनीति के लिए तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। बिल्कुल, कार्रवाई का ही इंतजार रहता है और सख्त कार्रवाई का, ताकि वो इस तरह के मामले दोबारा रिपीट नहीं हो। लेकिन राजीव जी, ऐसा दुर्भाग्य से अभी तक कोई कार्रवाइयाँ सरकारों के जरिए देखने को कम मिलती हैं। राजेश हरन हमारे साथ खुद मौजूद है, खुद डॉक्टर भी हैं हनुमानगढ़ से। अब राजेश जी, आपसे मैं जानना चाहूँगा, क्या इतनी आसानी से, जिस तरह से राजीव जी ने बताया कि आपको ब्लड यूनिट डोनेट करनी पड़ती है और उसके बदले ब्लड लेना पड़ता है, इस मामलों में भी यही हुआ। नीमका थाना में जो गर्भवती थी, उसके रिश्तेदार वहाँ पर ब्लड देते हैं, उनके बदले उनको ब्लड मिलता है। मतलब आप ब्लड सही दे रहे हैं लेकिन संक्रमित ब्लड लेकर लौट रहे हैं आप, और फिर इस तरह से मौतें नतीजे के रूप में सामने आती हैं। क्या इतने आसानी से ये संक्रमित ब्लड का काम हो जाना और अस्पतालों में चढ़ जाना और फिर मौत का वजह परिजनों से भी छिपाना, कितने गंभीर सवाल खड़े करता है खुद स्वास्थ्य महकमे पर? क्या ये मॉनिटरिंग होनी चाहिए? क्या ये इस तरह से चलते रहेगा?
धन्यवाद मनीष जी। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि कोई भी डॉक्टर या चिकित्सक या नर्सिंग कर्मी कभी नहीं चाहता कि उसका पेशेंट की डेथ हो। वो हमेशा यही चाहते हैं कि पेशेंट बचे, हर हाल में बचे। और जी। रही बात ब्लड ट्रांसफ्यूजन के संबंध में, तो जब भी ब्लड डोनर होता है उसका संक्रमण हेपेटाइटिस बी, सी, HIV, सिफिलिस, ये सब चेक होने के बाद ही ब्लड उसका लिया जाता है। फिर भी कहीं सिस्टम में अब जो देखने को आ रहा है कि ऐसे एलर्जिक रिएक्शन हो रही है, तो उसका एक कारण ये भी रहता है कि टेम्परेचर अभी ज्यादा है, जिससे क्या होता है हीमोलाइसिस होने लग जाता है ब्लड। और फिर वो जब भी चढ़ाया जाता है तो उससे फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन होने के चांस बढ़ जाते हैं। कहीं ना कहीं कई बार कोल्ड चेन में अगर कोई इशू आता है तो ये रिस्क बढ़ जाते हैं। अदरवाइज मेडिकल फील्ड के लोग तो यही चाहते हैं कि हर हाल में पेशेंट बचे। तो उसके अलावा मैं एक ये भी कहना चाहता हूँ कि जनता की भी लाइबिलिटी होनी चाहिए। एक प्रेग्नेंट फीमेल 2 हीमोग्लोबिन के साथ कैसे आ रही है, इस पे सोचने की जरूरत है कि उसको 2 हीमोग्लोबिन पे अगर अपने ब्लड चढ़ाएंगे तो उसके हार्ट पे भी दबाव के रिस्क रहते हैं। ये एक कॉन्सेप्ट ही रहता है कि LVF हो जाता है, फेलियर में चला जाता है। तो उसका हीमोग्लोबिन 2 क्यों हुआ, उसके पीछे घर वालों से भी सवाल जवाब होने चाहिए कि जब वो प्रेग्नेंट थी, कोई उसकी ANM ने उसको बोला आयरन की गोली खाओ, वो नहीं खा रही, तो इसका डिस्कशन करो। अगर उसका कम है 7 से तो पहले उसको दिखवाओ। मतलब उसका कम 2 के साथ प्रेग्नेंट कैसे आ रही है, इस पे भी सोचना चाहिए सिस्टम को। और उसके अलावा नहीं, लेकिन सर जब 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 डॉक्टर अगर ट्रीटमेंट कर रहा है तो क्या उन्हें नहीं बताना चाहिए, उन्हें एहतियात नहीं बरतने चाहिए, सीधा ट्रांसफ्यूजन कर देना चाहिए? जो बात आप बता रहे हैं, निश्चित रूप से कोई भी डॉक्टर नहीं चाहता है इस तरह की हादसे हों, लेकिन क्या उस वक्त पे ही ध्यान नहीं रखना चाहिए था जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ? एक्चुअली ध्यान रखा जाता है, फिर भी जो मैं क्या बता रहा हूँ कि टेम्परेचर के कारण होता है। इवन ब्लड के अलावा ब्लड के अंदर प्रोटीन, फैट, मिनरल, ऐसी चीजें होती है जिनसे एलर्जिक रिस्क के चांस रहते हैं। मैं ये कहूंगा अगर कहीं फॉल्ट है तो सरकार देखे, जिसकी गलती है उसको जो करना है करे। पर ये कारण रहते हैं कि अगर थोड़ी सी भी प्रोटीन और एलर्जी इतनी बढ़ रखी है फिलहाल, बहुत सारे ऐसे पेशेंट भी होते हैं जिनके हीमोलाइसिस का नेचर रहता है, जैसे सिकिल सेल एनीमिया हो गया, और ब्लड के कई डिसऑर्डर होते हैं जिसमें खून एक्स्ट्रा टूटता है। तो उनमें क्या होता है, ब्लड जाते ही जल्दी टूट जाता है। इवन बहुत बार टाइम ही नहीं मिलता। बहुत बार ऐसे होता है किसी का हीमोग्लोबिन 2 है, उसको खून चढ़ाना भी जरूरी है, चढ़ाने से रिस्क भी रहते हैं, नहीं चढ़ाओ तो पेशेंट की जान का खतरा। सिर्फ एक एक्सीडेंट अपने मान सकते हैं जिसमें किसी का सडन ब्लड लॉस हो सकता है और उसको खून की जरूरत है, किसी का 7 से कम आ रहा है, तो वो कितने टाइम में और क्यों आया, ये चीजें सोचने वाली है एक्चुअली। लेकिन सारन साहब, आप ये जो बात रख रहे हैं, ये आइडियलिस्टिक बातें हैं या इन मामलों में थी ये बातें? क्या आपके पास इनकी मेडिकल रिपोर्ट है जो जिन पेशेंट्स की डेथ हुई है? में जैसे प्रेगनेंसी वाले केस में बता सकते हैं उनका हीमोग्लोबिन काफी कम था। बाकी अच्छा, पेशेंट का एग्जैक्ट, एक बुजुर्ग महिला भी इसमें शामिल थी? उनमें कई बार क्या होता है और मेडिकल कंडीशन भी होती है। कई बार पेशेंट का हार्ट ऑलरेडी बहुत कम काम कर रहा होता है, कम हीमोग्लोबिन के साथ। तो ये रिस्क है, मैं ये नहीं बोल रहा कि कहीं मिसमैच में कोई इशू, वो भी हो सकते हैं, पर ये कुछ कारण है जो मैं मेडिकली आपको समझाना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है कि हर टाइम यही सोचें कि बस गलती करके। नहीं, हम नहीं सोच रहे, लेकिन हादसे हो रहे हैं इस तरह के। अब सचिन शर्मा का उदाहरण सबके सामने है, उसका हीमोग्लोबिन ठीक रहा होगा लेकिन गलत ब्लड ग्रुप चढ़ा दिया गया उसे। अब ये जो आपका मानना है, आप कम से कम ये तो मानेंगे कि लापरवाहियां होती हैं, किसी भी स्तर पर होती नहीं, हैं। अगर क्रॉस मैचिंग में मिसमैच का कोई इशू है तो वो गलत है। अगर उस पे सरकार की टीम है, वो अपने आप काम कर रही है, जिसकी गलती होगी उसको सजा दी जाए। पर ठीक, ये नहीं है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन में रिस्क नहीं है, रिस्क तो रहता ही है। रिस्क रहता है, ठीक है। अब मैं राजीव साहब आपको एक बार फिर से लेकर आना चाहूँगा प्रोग्राम में। जिस तरह से डॉक्टर सारन पे भी कह रहे हैं कि रिस्क रहता है, लेकिन सबसे बड़ा रिस्क ये रहता है कि जब मौत हो जाती है, पीड़ित परिवार, निश्चित रूप से सरकारी अस्पताल में अक्सर निम्न वर्ग के लोग और गरीब परिवारों के लोग ज़्यादा रुख करते हैं, उनकी जान चली जाती है, लेकिन मेडिकल सिस्टम अपनी गलती मानने को तैयार नहीं होता है। सरकारें इनकी हड़तालों से भयभीत रहती हैं, रेजिडेंट काम का बहिष्कार करने लग जाते हैं, डॉक्टरों को EPO कर दिया जाता है, फिर सब सही हो जाता है और मुआवजा देकर इतिश्री कर ली जाती है। आपको क्या लगता है कि कोई मैकेनिज्म बनाने की ज़रूरत है इस मेडिकल नेग्लिजेंस के लिए? नहीं, मैं यही सोच रहा था कि डॉक्टर सारंग जो बात कर रहे हैं, उन्होंने अपनी प्रोफेशनल बात, मेडिकल टर्म में बात बताई, ये भी बताया कि हीमोग्लोबिन कम था तो उस वजह से ऐसा हो सकता है। एक ही ब्लड बैंक से, एक ही जगह से अगर 5 लोगों की मौत होती है तो सारे के सारे केस पूरे प्रदेश में
एक जगह से नहीं आ सकते। बिल्कुल। अगर वहाँ पे 40 यूनिट दी गई है और 22 लोगों को अगर मॉनिटरिंग करी जा रही है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं तो कुछ गलती है। मैं अपेक्षा कर रहा था कि डॉक्टर साहब यही बताएंगे कि क्या चीज अभी तक नहीं हो रही है जो करना चाहिए कि ऐसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो, कि क्या उनको लगता है कि सिस्टम में ये बात की कमी है। अगर ये नहीं होगा, या तो ब्लड बैंक बहुत ज्यादा हो गए हैं, उनको ब्लड को रखने की सुविधा सही नहीं है, या जांच की कमी है, जैसे आपने बताया क्रॉस ब्लड की चेकिंग की समस्या होती है। आपको मालूम है जब ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है तो ब्लड मैच करना बहुत बड़ा उसके अंदर इश्यू होता है। उसके बाद ही किसी उस व्यक्ति का अंग भी लग सकता है कि अगर उसका वो अंग उससे मिलता हुआ हो, उसका ब्लड ग्रुप मिलता हुआ हो, और उसकी बहुत सघन चेकिंग होती है। तो ये एक सेंसिटिव मैटर है, इसको अपन बहुत साधारण ढंग से नहीं निकाल सकते। मैं ये भी निश्चित रूप से मानता हूँ कि डॉक्टर कभी अपनी इच्छा से नहीं करता, वो अच्छे उद्देश्य से काम कर रहे होंगे, लेकिन कोई ना कहीं पे कमी है। आज हम सबको मालूम है कि जब मिलावट के खिलाफ सरकार अभियान चलाती है और रोज अखबार में खबर छपती है कि आज मिठाई की दुकान पे गए, आज कचौड़ी समोसे वाले की दुकान पे गए, एक मशहूर दुकान पे गए और सस्ता तेल देखा गया, सस्ती चीजें देखी गई, घटिया क्वालिटी का सामान देखा गया, बेकरी पे गए, वहाँ पे कीड़े घूम रहे हैं, वहाँ पे चूहे घूम रहे हैं। ये तो नेग्लिजेंस है ना। जब आप लोग आपका प्रोडक्ट खा रहे हैं सेहत के लिए, अपना पेट भरने के लिए, उसके संग सोचते हैं कि हम ऊंची दुकान है, फीके पकवान नहीं होंगे, यहाँ से लेंगे, हमको अच्छी क्वालिटी का सामान मिलेगा। और उसके बाद अगर वहाँ पे कोई कमी नजर आती है तो हम जब उनके ऊपर कोई बात कहते हैं तो डॉक्टर हैं, नर्सिंग होम है, ब्लड बैंक है, वो भी इस कैटेगरी में आते हैं। आप भी सर्विसेज देते हो, वन शुड बी लायबल इफ यू आर अर्निंग समथिंग फ्रॉम समथिंग, तो आपको उसमें लायबल होना चाहिए। आपको मानना चाहिए कि हम ये प्रिकॉशंस लेंगे, उसके बाद ही हम काम करेंगे, क्योंकि आपको दोनों चीज मालूम है। आपको ये मालूम है कि कितना खतरनाक हो सकता है ब्लड गलत चढ़ना। तो मेरे ख्याल से क्या चीज की कमी है, आप किस तरीके की मॉनिटरिंग चाहते हैं सरकार से, और क्या चाहते हैं कि क्या एसओपी बनाएं, कोई क्या प्रोसीजर्स बनाएं कि इसके बाद ही ब्लड लिया जाए, उसके बाद ही ब्लड दिया जाए। ये सब चीजें होना बहुत जरूरी है। और जैसे मैंने आपसे कहा, ये सत्यता है कि हेपेटाइटिस और इस तरीके के केसेस, हार्ट से जुड़े हुए केसेस, लिवर से जुड़े हुए केसेस इतने ज्यादा होते हैं इस वजह से, क्योंकि किसी न किसी समय उनको गलत ब्लड का ट्रांसफ्यूजन हुआ है, उन्होंने गलत ब्लड लिया है। नहीं, और इस मामले में भी यही था कि जिन बैग्स में रखे हुए थे ब्लड, जो रखा हुआ था, जो ब्लड पैकिंग बैग थे, उन बैग से संक्रमण की बात सामने आ रही है राजीव जी, उसको लेकर सवाल हैं। हालांकि डॉक्टर सहारन जरूर कह रहे हैं कि हीमोग्लोबिन कम था, लेकिन जो पैकिंग बैग्स थे उनसे फौरन जो सरकार की खुद की विभाग की जांच हुई है उसमें ये बात निकलकर सामने आ रही है। कृष्ण कुमार जी, बार बार बात यही हो रही है, अकाउंटेबिलिटी, लाइबिलिटी और फिर मॉनिटरिंग। क्या देरी होती है, क्या देरी है इस तरह के इफेक्टिव सिस्टम को बनाने में, कि हम एक कोई सचिन शर्मा चले जाता है, फिर हम दूसरे किसी हादसे का इंतजार करते हैं इस तरह से, फिर उसको भुला दिया जाता है, फिर किसी तीसरे की बात होती है, लेकिन कठोर कार्रवाई या फिर कोई कठोर मैकेनिज्म बनता नहीं है। ऐसा क्यों है? विषय के लिए आपने जो चर्चा की है वो उसी विषय की शुरुआत हो सकती है, बशर्ते कि सरकार जैसे सचिन के मामले में मुआवजा देती है, सरकारी खजाने से भुगतान होता है, जिम्मेदार लोगों पर किसी प्रकार का दंड, किसी प्रकार की कार्रवाई, किसी प्रकार की जवाबदेही तय नहीं होती है। हर विषय की बारीकी से, लापरवाही जो हुई है उसकी बारीकी से जांच की जाए, जिनकी जवाबदेही है उस एलिमेंट्स का चिन्हीकरण किया जाए, और सरकार जो कंपनसेट कर रही है वो तो करे ही करे, पर उनसे भी इस प्रकार की जवाबदेही और दंड का प्रावधान किया जाएगा। तो इस प्रकार की लापरवाही, और जिन्होंने मॉनिटरिंग नहीं की, जिन्होंने सुपरविजन नहीं किया, उनकी भी जवाबदेही तय की जाएगी। तो इस प्रकार की दुर्घटनाओं में और घटनाओं में कमी आएगी। इस सब पर हम सबको मिलकर सरकार में, सिस्टम में बैठे लोगों पर दबाव जरूर बनाना चाहिए। बिल्कुल, आपको लगता है सिस्टम में रहकर दबाव जरूर बनाना चाहिए। सारन साहब, जो अभी जिस तरह से आपने कहा था कि जो लोग आते हैं जिनको ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है उनको भी ध्यान रखना चाहिए, लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो निकल कर आ रहा है वो यहीं पर है कि जहां से चीज़ ली जा रही है, अगर वहीं संक्रमण है, ब्लड लिया गया सीता ब्लड बैंक से और वहीं पर अगर संक्रमण है, तो इसमें फिर आप हीमोग्लोबिन ठीक हो या ना हो, जो बाकी 22 लोगों की भी मॉनिटरिंग चल रही है, इसीलिए चल रही है।
अकाउंटेबिलिटी नहीं, भीतर से आएगी कि बाहर से आएगी? आपको लगता है कि खुद भीतर से, सिस्टम के अंदर से अकाउंटेबिलिटी आनी चाहिए, वो उतनी सतर्कता रहनी चाहिए, उतनी चौकसी रहनी चाहिए? नहीं मनीष जी, ठीक है आपकी बात, मैं भी इस बात से सहमत हूँ कि प्रॉपर ब्लड बैंक है, उसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग होनी चाहिए, उसके ऊपर प्रॉपर निर्धारित उनके प्रोटोकॉल्स होने चाहिए, उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। अगर उनमें कोई लापरवाही है तो उनके अगेंस्ट करो कार्रवाई। मैंने आपको जो चीजें बताई वो थे कारण कि क्यों ऐसे बहुत बार हो जाता है। इवन मैच हो गया, सब सही है, उसमें संक्रमित नहीं है, तो भी ऐसे रिस्क है। पर अगर उसमें किसी की क्रॉस मैचिंग का इशू है तो आप देखो कि किसी की गलती है तो उसके अगेंस्ट लो। ये कोई ऐसे नहीं बोला जा रहा कि इनके अगेंस्ट अपने कुछ करना नहीं है। अगर कोई ब्लड बैंक गलत कर रहा है, वहां पे केमिकल सही से नहीं है, वहां पे सही से जांचें नहीं हो रही, ब्लड का स्टोरेज सही नहीं हो रहा, वहां पे अगर कोल्ड चेन को मेंटेन नहीं किया जा रहा, तो उसके अगेंस्ट देखो। पर फिर भी कारण दोनों ही है, मतलब एक रिस्क रहता है कम ब्लड वाले का, जिसका 2 है जी उसको चढ़ाओ तो रिस्क रहता है। जी, पर हमारे साथ एक अपने दर्शक यहाँ बने रहेगा डॉक्टर साहब, एक दर्शक है, उनसे भी बात कर लेते हैं क्योंकि प्रोग्राम जनता के लिए भी खुला है। भंवर है हमारे जी साथ एक बिल्कुल दर्शक। बिल्कुल। जी, रखिए अपनी बात। अब शायद फोन डिस्कनेक्ट हो गया, दोबारा रुकेंगे। जी राजेश जी, अपनी बात खत्म कर सकते हैं आप। जी मैं ये कहना चाहता हूँ, इस पे इनके प्रॉपर प्रोटोकॉल एसओपी गवर्नमेंट की तरफ से निर्धारित हो सकती है। जो ब्लड बैंक प्राइवेट चल रहे हैं उनके भी निर्धारित प्रोटोकॉल हो, वहां पे सरकार जाके चेक करे उनके केमिकल, उनका स्टोरेज कैसा है, प्रॉपर उनपे हर तरीके से एक सिस्टम होना चाहिए कि कहीं भी कोई चूक किसी से हो ना, क्योंकि जिंदगी से बड़ा कुछ नहीं है। और मेडिकल फील्ड भी यही चाहता है कि हर इंसान बचे, कहीं कोई गलती ना रहे। और साथ ही साथ मैं जनता को भी आग्रह कर रहा हूँ कि किसी प्रेग्नेंट का हीमोग्लोबिन 2 पहुंचने ही क्यों दिया जा रहा है, सोचने की एक ये भी बात है, उसको भी उनको सोचना नहीं, चाहिए। वो बात किसी सच है, प्रेग्नेंट वो का स्वास्थ्य, वो भी मैं वही कह रहा हूँ, वो भी उसमें भी कहीं ना कहीं सरकारें जिम्मेदार हैं कि किस तरह से एनीमिक लोग हैं, या महिलाओं में खासतौर पर जो एनीमिया की बात होती है, आयरन की बात होती है, वो अब तक भी महिलाओं में दूर नहीं हुई है। वो उसमें वापस फिर सरकार और स्वास्थ्य विभाग की भी इन्वॉल्वमेंट होती है। अब आखिरी पड़ाव पर हैं। मैं एक बार राजीव साहब आपसे जानना चाहूँगा, 22 लोग और हैं जिन पर मॉनिटरिंग की जा रही, कुल मिलाकर 40 यूनिट दिया गया। जो शुरुआत में ही मैंने डेटा बताया, करीब 1.5 करोड़ यूनिट ब्लड की डिमांड रहती है, पूरे देश में हर साल चढ़ाया जाता है। अभी और इसकी पूर्ति की जानी, ब्लड की शॉर्टेज रहती है। इस पूरे दिशा में आगे बढ़ना है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट एक नया अब जो उभरता हुआ क्षेत्र है। आपको क्या लगता है, क्या एहतियात और हमको जो है किसी तरह की कोताही नहीं बरतनी चाहिए? आपके सुझाव क्या हो सकते हैं? निश्चित रूप से ये जो ACS हेल्थ है, उनको इस विषय पे तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। सारे TMHO की मीटिंग बुलानी चाहिए, चीफ सेक्रेटरी को, मुख्यमंत्री को, हेल्थ मिनिस्टर को इस विषय में बात करनी चाहिए। एक ऐसे सेंसिटिव चीज़ें आइडेंटिफाई करनी चाहिए जिनकी वजह से इस तरीके की दुर्घटना ही कहूँगा मैं, इस तरीके की दुर्घटना दोबारा भविष्य के अंदर ना हो। आप दिन रात सुनते हैं कि अस्पतालों के अंदर लापरवाही की वजह से, कभी ऑक्सीजन नहीं होने की वजह से, आज ही अखबार में खबर थी SMS में कोई ओपन हार्ट सर्जरी नहीं हो पा रही है। इन वजहों से मशीनें खराब पड़ी रहती हैं जो जांच के लिए आती हैं। सरकार का खर्चा होता है, जनता के कर की दी हुई आय होती है, अपना इतना बड़ा एक्सपेंडिचर करते हैं वो लोग, और उसके बारे में मालूम पड़ता है कि वो कुछ दिनों के अंदर कबाड़े में चल जाती है। और बहुत सारे लोग सरकारी अस्पताल की सुविधा नहीं लेना चाहते इस चक्कर में कि वहाँ पे असुविधा मिलेगी। तो इसको कैसे करा जाए? एक तो सरकार चाहती है मुफ्त में इलाज दे, मुफ्त के अंदर जांचें हुए, लोगों को सस्ता इलाज मिले। प्रधानमंत्री बात करते हैं इस विषय के अंदर कि हिंदुस्तान की जनता को उनका अधिकार है, उनको हम अच्छा स्वास्थ्य देना चाहते हैं। उसके बाद कमियां रहती हैं, तो कोई भी जो कार्यक्रम शुरू करा जाता है वो अधकचरा होता है, तो उसका ये रिजल्ट होता है। तो उनके बारे में मेरे ख्याल से ये जी खत्म कर दीजिए आप। इसको मुद्दा बना के अभी इन सारे सब्जेक्ट्स को एडजस्ट करा जाना जरूरी। ठीक है, कृष्ण कुमार जानू, आखिर जी कृष्ण जी, आखिर में आपसे जानना चाहूंगा, जो भी इस तरह की मेडिकल नेग्लिजेंस करता हुआ कोई भले ही हॉस्पिटल पाया जाए, ब्लड बैंक हो या फिर दूसरे मेडिकल फैसिलिटीज हो, क्या फॉरेन लाइसेंस रद्द होने चाहिए? पहली बात। दूसरा, जिस तरह के डॉक्टर या नर्सिंग स्टाफ भी शामिल रहते हैं, क्या उनको भी इस सेवा से बाहर करना चाहिए, या उनके भी जो है रिस्पेक्टिव लाइसेंसेज है उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि एक बड़ा सख्त मैसेज जाए?
देखो, हमारे देश का आदमी जब विदेश में जाता है तो कानून का बहुत सख्ती से पालन करता है, इसीलिए खाड़ी देशों में हो या यूरोपियन देशों में भारतीयों को सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। लेकिन वही हमारे देश में हमारे देश का नागरिक हो, चाहे सरकारी तंत्र में बैठा हो, चाहे आम नागरिक हो, वो कानून को लापरवाही से लेता है। जब तक उसकी इम्प्लीमेंटेशन और जवाबदेही तय नहीं होगी, इस प्रकार की घटनाओं पर अंकुश लगाना अकेले सरकार के बस की बात नहीं है। ठीक है। जो इन्फोर्समेंट एजेंसियां, हम सबको भी काम करना होगा। बिल्कुल ठीक है, निश्चित रूप से एजेंसीज को भी अपना काम करना होगा, लेकिन सरकार की तरफ से सख्ती पहले शुरू होगी तो एजेंसीज भी नीचे उतनी सख्ती से उसका इम्प्लीमेंटेशन भी करेंगी। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का इस पर विस्तृत बात करने के लिए। तो फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही, बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहे हमारे साथ। नमस्कार।